नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 10 जो कि है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, इस चैप्टर में हम फार्मास्यूटिकल एथिक्स के कोड देखेंगे। अब ये फार्मास्यूटिकल एथिक्स मतलब क्या होता है, सबसे पहले एथिक्स मतलब समझते हैं। एथिक्स मतलब होता है बिहेवियर, और फार्मास्यूटिकल एथिक्स मतलब जो एथिक्स, जो बिहेवियर फार्मास्यूटिकल फील्ड से, फार्मेसी से रिलेटेड है, तो उसके कुछ कोड होते हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं वो हम सिलेबस में देख लेते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर है 10 जो कि है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। इसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन इथिकल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे, इथिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो अगर कोई इथिकल प्रॉब्लम ऑकर हुई है तो उसको सॉल्व करने की स्ट्रैटेजीज क्या है, किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। रजिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे, कोड ऑफ एथिक्स फॉर फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, ट्रेड, मेडिकल प्रोफेशन एंड हिज प्रोफेशन। तो फार्मासिस्ट के लिए एथिक्स के कुछ कोड होते हैं, किसके रिलेशन में, उसके जॉब के रिलेशन में, ट्रेड के रिलेशन में, मेडिकल प्रोफेशन के रिलेशन में, और उसके प्रोफेशन के रिलेटेड कुछ कोड होते हैं। उन कोड्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, और फार्मासिस्ट ओथ के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशंस देखेंगे। सबसे पहले इथिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। इथिक्स मतलब क्या होता है, इट मीन्स मोरल प्रिंसिपल, इट इज़ अ साइंस ऑफ मोरल ड्यूटी। तो मोरल प्रिंसिपल्स मतलब बिहेवियर, जिसको हम बोलते हैं बिहेवियर मतलब गुड बिहेवियर, बैड बिहेवियर, इस तरीके के बिहेवियर होते हैं। इन्हीं बिहेवियर्स को इथिक्स कहा जाता है। तो ये साइंस होता है मोरल ड्यूटी का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल इथिक्स की डेफिनेशन। द एथिक्स इन रिलेशन टू फार्मेसी प्रोफेशन इज कॉल्ड एज फार्मास्यूटिकल इथिक्स। तो ऐसा एथिक्स जो कि फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड है उसको हम फार्मास्यूटिकल इथिक्स बोलते हैं। फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड इथिक्स मतलब फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड बिहेवियर। अब इसमें क्या चीज़ होती है, जैसे कि कोई पेशेंट आया है आपके फार्मेसी में, उसके पास सफिशिएंट अमाउंट में मनी नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास सफिशिएंट पैसे नहीं है, जितने मेडिसिन लेने के लिए लग रहे हैं उतने पैसे नहीं हैं। पर उस कंडीशन में अगर आप उनको मेडिसिन दे रहे हैं ये सोच के कि उनके पास पैसे नहीं है पर उनको ज़रूरत है अभी मेडिसिन लेने की, इससे उनकी जो भी हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी, उनको ज़रूरत है उस मेडिसिन की, तो ये क्या हो गया, ये आपका बिहेवियर हो गया उनसे रिलेटेड। तो ये आपका फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड बिहेवियर हो गया। आप उनको मेडिसिन दे रहे हो, उनके पास सफिशिएंट अमाउंट में मनी नहीं है, फिर भी आप उनको मेडिसिन दे रहे हो और उनसे पैसे नहीं ले रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये एक बिहेवियर हो गया, ये एक इथिक्स हो गया। तो ये जो फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड इस तरीके का बिहेवियर होता है, इसी को फार्मास्यूटिकल इथिक्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे मोरालिटी की डेफिनेशन। मोरालिटी मतलब इट मीन्स गुड बिहेवियर एंड कॉन्शियसनेस। तो हमने इथिक्स में क्या पढ़ा, ये एक मोरल प्रिंसिपल है, मतलब गुड बिहेवियर का एक प्रिंसिपल है, इसमें मोरल ड्यूटीज़ होती है, मोरल ड्यूटी का एक साइंस है। तो मोरालिटी मतलब क्या होता है, गुड बिहेवियर, एक अच्छा बिहेवियर और कॉन्शियसनेस, इसी को हम मोरालिटी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ डेफिनेशंस हो गई। तो नेक्स्ट हम देखेंगे द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स इज फॉर्मुलेटेड बाय पीसीआई फॉर द गाइडेंस ऑफ इंडियन फार्मासिस्ट। तो ये जो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स है ये किसने फॉर्मुलेटेड किया है, पीसीआई ने, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। किसके लिए, फॉर द गाइडेंस ऑफ इंडियन फार्मासिस्ट। तो जो इंडिया के फार्मासिस्ट हैं उनको गाइड करने के लिए ये जो फार्मास्यूटिकल इथिक्स के कोड है ये बनाए गए हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स हेल्प टू गाइड द फार्मासिस्ट as to how he should conduct himself in relation to his job, his trade, his profession, medical profession। तो ये जो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, ये जो फार्मास्यूटिकल एथिक्स के कोड है ये फार्मासिस्ट को हेल्प करते हैं, इस चीज़ में हेल्प करते हैं, टू गाइड फार्मासिस्ट एज टू हाउ ही शुड कंडक्ट हिमसेल्फ इन रिलेशन टू। मतलब ये जो यहाँ पर फील्ड दी गई है, उसकी जॉब हो गया, उसकी ट्रेड हो गया, उसका प्रोफेशन हो गया, उसका मेडिकल प्रोफेशन हो गया, तो इनके रिलेशन में वो खुद को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है, किस तरीके से वो अच्छे से अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकता है, अपनी जो भी जॉब है उसको कैसे अच्छे से कर सकता है, जो भी प्रोफेशन है उसको कैसे अच्छे से कर सकता है, ये चीज़
उसको इम्प्रूव करने के लिए इसके लिए ये कोड बनाया गया है। ये फार्मासिस्ट को गाइड करते हैं, ये हेल्प करते हैं ताकि जो भी उसका जॉब है, ट्रेड है, प्रोफेशन है, उसमें वो अच्छे तरीके से काम कर सके, अच्छे बिहेवियर से काम कर सके। तो यही कोड यहाँ पर दिए गए हैं। किसके रिलेटेड? जॉब से रिलेटेड, उसके ट्रेड से रिलेटेड, उसके प्रोफेशन से रिलेटेड, मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड। द नेक्स्ट हम देखेंगे इथिकल प्रिंसिपल्स। तो इथिकल प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है रिकॉग्नाइजिंग द कंज्यूमर्स हेल्थ एंड वेल बींग एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी। तो कंज्यूमर्स हेल्थ एंड वेल बींग, तो जो भी पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट मतलब जो कंज्यूमर हो गए, उनकी हेल्थ और वेल बींग ये सबसे पहली प्रायोरिटी है किसी भी फार्मासिस्ट की, ये सबसे पहली प्रायोरिटी है। अगर कोई भी पेशेंट, जैसे हमने एग्जाम्पल में अभी देखा कि पैसे से ज़्यादा वैल्यू किसको दी जा रही है, उनकी हेल्थ को, जो भी कंज्यूमर है उसकी हेल्थ को और वेल बीइंग को। उस पेशेंट को ज़रूरत है पर उसके पास सफिशेंट अमाउंट में पैसे नहीं है, इसलिए पैसे ना लेते हुए उनको सारी मेडिसिन दे दी। तो ये एक बिहेवियर है, ये एक इथिकल प्रिंसिपल है कि जो भी कंज्यूमर है उसकी हेल्थ और वेलबींग जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है किसी भी फार्मासिस्ट की। देन नेक्स्ट है A pharmacist should make use of expert knowledge and provide care to the consumer professionally। तो जो भी फार्मासिस्ट है उसने एक्सपर्ट नॉलेज का यूज़ करके जो भी कंज्यूमर है उसको प्रोफेशनली केयर प्रोवाइड करनी है। देन नेक्स्ट है रिस्पेक्ट द कंज्यूमर्स ऑटोनॉमी एंड राइट्स एंड इनकरेजिंग देम टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। तो जो भी कंज्यूमर है उसकी ऑटोनॉमी और उसके राइट्स, मतलब ऑटोनॉमी मतलब राइट्स ही होते हैं, तो उसके जो अधिकार हैं उसके रिस्पेक्ट करना, उनको इनकरेज करना ताकि जो भी उनकी थेरेपी है, जो भी उनकी मेडिकल थेरेपी है, उनका डिसीजन लेने में वो भी पार्टिसिपेट हो। जो भी उनकी मेडिकल थेरेपी है वो जब भी पेशेंट के साथ डिस्कस कर रहे हो तो वो भी उसमें पार्टिसिपेट हो कि किस तरीके से थेरेपी करनी है, कैसे करनी है। अगर वो उस थेरेपी को नहीं करना चाहते तो फार्मासिस्ट या फिर जो भी अदर प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने उनके डिसीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। उन्होंने उनका डिसीजन जो है वो क्या डिसाइड करते हैं वो देखना चाहिए। तो ये एक प्रिंसिपल हो गया। द नेक्स्ट है कंडक्टिंग द फार्मेसी बिजनेस इथिकली एंड प्रोफेशनली। तो जो भी फार्मेसी का बिजनेस है वो इथिकली और प्रोफेशनली कंडक्ट करना है, ये एक प्रिंसिपल हो गया। वर्किंग कोलैबोरेटिवली विद अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग द हेल्थ आउटकम्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो जो भी कंज्यूमर है इनके हेल्थ आउटकम्स अच्छे आए, इसके लिए जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स है, अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ कोलैबोरेटिवली मतलब अच्छे से अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, अच्छे से उनके साथ वर्क करना चाहिए ताकि जो भी पेशेंट हैं उनके जो भी आउटकम्स है, हेल्थ के आउटकम्स वो अच्छे से आए, वो बेस्ट आए। तो इस तरीके से ये एक प्रिंसिपल हो गया। अपहोल्डिंग द रेपुटेशन एंड पब्लिक ट्रस्ट ऑफ द प्रोफेशन। तो जो भी फार्मेसी प्रोफेशन है उसके रेपुटेशन और जो भी पब्लिक ट्रस्ट है उसको अपहोल्ड करके रखना, ये किसका प्रिंसिपल हो गया। फार्मेसी प्रोफेशन पे पब्लिक का ट्रस्ट होना चाहिए, तभी वो फार्मेसी प्रोफेशन के रिस्पेक्ट करेंगे। तो जो भी प्रोफेशन है उसके रेपुटेशन और जो भी पब्लिक ट्रस्ट है उसको हमेशा अपहोल्ड करके रखना। देन नेक्स्ट है मेंटेनिंग अ कंटेम्प्टरी नॉलेज ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस एंड इंश्योरिंग हेल्थ एंड कॉम्पिटेंस टू प्रैक्टिस। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो भी कंटेम्प्टरी नॉलेज होता है फार्मेसी प्रैक्टिस का वो मेंटेन करके रखना और जो भी हेल्थ है उसको इंश्योर करना। तो जो भी कंटेम्प्टरी नॉलेज है वो मेंटेन करके रखना, अपडेट रहना, जो भी न्यू मेडिसिन आते हैं, जो भी न्यू मेडिसिन लॉन्च होते हैं उनके बारे में नॉलेज रखना। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, ये फॉलो करने हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इथिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। इथिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कुछ इथिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उन स्ट्रैटेजीज के बारे में, उन स्टेप्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। देयर आर वेरियस स्ट्रैटेजीज टू सॉल्व इथिकल प्रॉब्लम्स। तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है इथिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फॉलोइंग चार्ट इंक्लूड द स्टेप इन द इथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर हमें एक चार्ट दिया गया है, उसमें इथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दी गई है। मतलब इथिकल डिसीजन, अगर कोई भी इथिकल प्रॉब्लम हुई तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं, किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उनके स्टेप्स दिए गए हैं। तो उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है रिकॉग्नाइज दैट देयर इज एन इथिकल क्वेश्चन। तो जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पर आपको रिकॉग्नाइज करना है कि वहाँ पर इथिकल क्वेश्चन ऑकर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द फैक्ट्स ऑफ द सिचुएशन। तो जो भी सिचुएशन है उसके जो फैक्ट्स है उनको समझना है। उसके बाद अंडरस्टैंड द ऑप्शंस अवेलेबल। आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है उनको सॉल्व करने के लिए वो आपको समझना है।
आप किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग ऑप्शन आपको चूज़ करना है, समझना है। उसके बाद टेस्ट द ऑप्शन यू प्लान टू टेक। तो जो भी ऑप्शन परफेक्ट आपको लगता है उस ऑप्शन को आपको टेस्ट करना है। आपने जो भी ऑप्शन चूज़ किया है इथिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको टेस्ट करना है। एक्सप्लेन द ऑप्शन यू हैव डिसाइडेड ऑन। और जो भी ऑप्शन आपने चूज़ किया है, आपने डिसाइड किया है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। एक्ट ऑन द चूजन ऑप्शन। तो जो भी इथिकल प्रॉब्लम हुई है उसके ऊपर जो भी ऑप्शन आपने चूज़ किया है उसको लगाना है, एक्ट करना है, उसके ऊपर एक्शन लेनी है। रिफ्लेक्ट ऑन द आउटकम्स। और उसके आउटकम्स क्या आते हैं उसको आपको देखना है। तो इस तरीके से इथिकल प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करनी है। तो इस तरीके से ये स्टेप्स होती है, इनके थ्रू आप इथिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन मतलब यहाँ पर हमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन ऐसा नाम दिया गया है। रजिस्ट्रेशन किसका है, क्या है, यहाँ पर कुछ भी बताया नहीं गया है। तो यहाँ पर हम फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन देखेंगे कि किस तरीके से किया जाता है। द फार्मेसी एक्ट 1948 प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। तो जो फार्मेसी एक्ट 1948 है वो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ रजिस्टर। तो ये जो रजिस्ट्रेशन होता है तो ये रजिस्टर में होता है। रजिस्टर में जब नाम लिखा जाता है तो तब हम समझते हैं, तब हम बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो इसके दो रजिस्टर होते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के दो रजिस्टर होते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट रजिस्टर, दूसरा है सब्सिक्वेंट रजिस्टर। तो इनके बारे में देखेंगे। रजिस्टर शैल इंक्लूड फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो जो रजिस्टर होता है उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड होती है, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है फुल नेम एंड रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। तो जिस भी पर्सन ने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है उसका फुल नेम और रेजिडेंशियल एड्रेस वहाँ पर रहता है। द नेक्स्ट है डेट ऑफ हिज फर्स्ट एडमिशन टू द रजिस्टर। तो रजिस्टर में उसका नाम किस डेट पे लिखा गया था, पहली बार किस डेट पे उसका नाम लिखा गया था, वो डेट वहाँ पर लिखी हुई होती है। हिज क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसका क्वालिफिकेशन क्या है वो चीज़ वहाँ पर दी रहती है। हिज प्रोफेशनल एड्रेस। तो प्रोफेशनल एड्रेस मतलब उनकी फार्मेसी में काम कर रहा है तो फार्मेसी का एड्रेस, हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो हॉस्पिटल का एड्रेस। तो उसका जो प्रोफेशनल एड्रेस है वो वहाँ पर लिखा जाता है। देन नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर। तो जो फर्स्ट रजिस्टर है वो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कंस्टिट्यूट रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल। तो फर्स्ट रजिस्टर को प्रिपेयर करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल को रखा है। ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ, तो ट्रिब्यूनल में क्या क्या होता है, 3 पर्सन्स होते हैं, 3 पर्सन्स, यहाँ पर 3 पर्सन्स होते हैं। और रजिस्टर एक्ट एज अ सेक्रेटरी। और जो रजिस्टर होता है वो सेक्रेटरी की तरह यहाँ पर एक्ट करता है। ट्रिब्यूनल मतलब 3 पर्सन्स होते हैं। ट्रिब्यूनल फिक्स द डेट ऑन विच ऑल एप्लीकेशंस फॉर रजिस्ट्रेशन विद प्रिस्क्राइब फीस आर एक्सेप्टेड। तो ट्रिब्यूनल ये 3 पर्सन जो होते हैं ये डेट फिक्स करते हैं एप्लीकेशन की। जो भी रजिस्ट्रेशन की डेट होती है, जो भी रजिस्ट्रेशन होता है उसका एप्लीकेशन किस डेट तक फिल कर सकते हैं, किस डेट तक भर सकते हैं, उसकी डेट जो है ये ट्रिब्यूनल ही फिक्स करते हैं। और साथ में जो भी फ़ी होती है, फ़ी कितनी लेनी है वो भी ट्रिब्यूनल ही फिक्स करते हैं। ऑल एप्लीकेशंस आर एग्जामाइंड। तो जो भी एप्लीकेशंस जाते हैं, जो भी एप्लीकेशंस होते हैं वो ट्रिब्यूनल चेक करते हैं, एग्जामाइन करते हैं। इफ़ ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड इट डायरेक्ट द एंट्री ऑफ द नेम ऑफ द एप्लीकेंट ऑन द रजिस्टर। तो अगर ये ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड होते हैं तो उस कंडीशन में ये उस एप्लीकेंट की एंट्री करते हैं रजिस्टर में, उसका नाम जो है वो एंटर करते हैं रजिस्टर में, जिससे वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फिर कहलाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर होती है रजिस्ट्रेशन की। आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।